Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिस्ट्री का जिस एक पार्ट का डिस्कस करेंगे वो एंशिएंट इंडिया होगा, यानी प्राचीन भारत। एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में हम लोग सभ्यता पढ़ेंगे, फिर इसके आगे जो जो चैप्टर्स जो टॉपिक आएंगे वो जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले इतिहास की जिस एक टॉपिक को हम लोग ने पढ़ा और जारी किया है, यानी भी पढ़ना शुरू भी किया है, वो आपका मिडिवल हिस्ट्री है। कई लोगों का कमेंट आया सर एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाइए, तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम आ रहे हैं, आपके एग्जाम आने वाले हैं और वो मेरा एक प्रयास है कि मैं एक विशेष टॉपिक को एक ही चीज़ नहीं बल्कि हर एक चीज़ों को कहीं ना कहीं पढ़ाता रहूं ताकि वो चीज़ें आपको मिलती रहें। ठीक है, एक एक करके आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका डिस्कशन किया जाता है सबसे पहले वो है हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन। सभ्यता होती क्या है कि जैसे किसी भी देश की सभ्यता ही उस चीज का कहीं ना कहीं संस्कृति को व्यक्त करती है, वो सभ्यता होता है। भारत में जो भारत की प्राचीन भारत की जो सभ्यता है वो जो है दो प्रमुख सभ्यताएं थी। पहला आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता पहला। दूसरा वैदिक सभ्यता। तो भारत, प्राचीन भारत के इतिहास की जो सभ्यताएं हैं ये दोनों सभ्यता जिस काल में शामिल की गई है वो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। समझिएगा, मैंने ये कहा कि प्राचीन भारत के इतिहास में ये जो सभ्यताएं हैं वो किस काल में शामिल की गई हैं, किस काल की सभ्यताएं हैं, तो वो प्राचीन भारत की जो सभ्यताएं हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं होती है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल की गई है। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जैसे आपका हो गया स्टोन एज, फिर प्रागैतिहासिक काल, वैसे ही आपका प्रोटो हिस्टोरिकल एज होता है जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है कि एक ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हो, ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत की जो पहली सभ्यता है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये पहली सभ्यता क्यों है और क्यों दूसरी सभ्यता वैदिक सभ्यता है, ये सारी चीजें जो हैं पहली और दूसरी, प्राचीनतम जो भारत की सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता नहीं है बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया, तो 1921 में इस सभ्यता की खोज हुई। तो आप मुझे ये बताइए कि 1921 के पहले भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता। यानी हम कह सकते हैं कि आज भी नए नए रिसर्च चल रहे हैं। हमारा जो आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं भारत की सभ्यताओं के परिप्रेक्ष्य में वो रिसर्च कर रहा है। अब आगे चलकर मान लीजिए 2022 में कोई नई सभ्यता आई जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी है, तो हम लोग उसको पहली सभ्यता कहेंगे, दूसरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को, तीसरी सभ्यता आपकी वैदिक सभ्यता हो जाएगी। कुल मिला के आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत की जो सभ्यता है वो उसका जो निर्धारण हुआ है वो आपका आर्कियोलॉजी, हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो इन सब पे सर्वे करता है और वही सब चीज रिसर्च करके हमें जो है डाटा उपलब्ध कराता है। तो भारत की जो सबसे पहली सभ्यता है वो आपका हड़प्पा सभ्यता है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो आज हम लोग का टॉपिक भी होगा। और भारत की जो दूसरी सभ्यता है वो आपका वैदिक सभ्यता है। तो अब इन सभ्यताओं को किस काल में शामिल किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? एक ऐसा समय, काल का मतलब क्या होता है? समय। एक ऐसा समय जिसके बारे में लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य, एक ऐसा समय जिसके बारे में लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हो, तो ऐसे समय को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, अगर मैं आपसे कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमको किस काल में मिलती है, तो आंसर क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक काल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो साक्ष्य है वह कौन सा साक्ष्य जानकारी देता है, तो आंसर होगा सर दोनों देते हैं, लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। लेकिन ज्यादा मात्रा में हमें स्ट्रॉन्ग जो कह सकते हैं कि भरपूर जो नॉलेज मिलता है, भरपूर जो ज्ञान मिला, वो हमको मिला पुरातात्विक साक्ष्य से। यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगा। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में किसके द्वारा पता लगा? लिखित साक्ष्य, क्योंकि वेद, पुराण, भगवत गीता ये सब खोद के निकाले तो नहीं गए हैं,
ये सब एक किताबें हैं यानी रिटन एविडेंस है, तो हम ये कह सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता क्यों है, तो आंसर ये होगा सर सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा और खोजने के बाद यानी पता लगाया कि ये सभ्यता बहुत पुरानी है। अब कितनी पुरानी है वो जो है हम डिस्कस करेंगे, और बहुत पुरानी है और वैदिक सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है। तो ये चीज है। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता है। एक खूबसूरत हेडिंग के साथ हम लोग शुरू करेंगे। पहला चैप्टर प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता। लगाइए कॉपी में एक हेडिंग सिंधु घाटी सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता, एक नगरीय क्रांति, एक कांस्युगीन सभ्यता, सारी चीजें हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। लिखिए मेरे साथ आप। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता और आपके एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। और हम लोग जिस विशेष टॉपिक की जो चर्चा कर रहे हैं वो आपका सभ्यता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की ये जो दोनों सभ्यताएं हैं वह किस काल में शामिल की गई है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर आद्यैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या होता है? एक ऐसा समय जिसके बारे में लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों जानकारी देते हैं, ऐसे समय को हम कहते हैं आद्यैतिहासिक काल। और जो भारत की जो पहली सभ्यता थी यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जो है उसके बारे में पता लगा हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे, ठीक है, या पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमको जानकारी कौन देता है? तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमको देता है लिखित साक्ष्य। पहला चैप्टर लगाइए सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता इतनी पुरानी है कि कई जो एक्सपर्ट्स हैं, कई विद्वान जो हैं वो जो है इस सभ्यता के काल निर्धारण, समय सीमा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला चैप्टर है। ये हुआ। तो मैंने आपको ये बताया कि इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अब इस सभ्यता के कई नाम हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि ये इतनी पुरानी है कि कई जो हमारे जो रिसर्च ऑफिसर्स रह चुके हैं या विद्वान टाइप के जो लोग हैं वो लोग जो है बताए कि ये सभ्यता 3000 से 4000 पुरानी जो ईसा पूर्व है उस दरमियान है। किसी ने बताया 3200 से 2800 बताया एडी, हम कह सकते हैं बीसी यानी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो स्थान होता है वो आपका ईसा पूर्व होता है, जिसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। और जो आपका ईसवी होता है एन्नो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है, हम सीधी सीधा ऐसा समझ सकते हैं कि अगर अप टू डाउन यानी टॉप टू बॉटम अगर आएंगे ऊपर से नीचे तो आपका बीसी हो जाएगा। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2020 के बाद आएगा 2022, तो 2020 से 22 यानी हम कह सकते हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये एडी चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें जो है कई विद्वानों ने अपना समय बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल एक जो है विद्वान थे, इन्होंने 1965 में रिसर्च के आधार पे बाय रिसर्च के आधार पे इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 बीसी, यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की है, तो आंसर होगा 2300 से 1750 बीसी। और ये एनसीईआरटी में भी यही दर्ज है। आप आंसर यही करेंगे। अलग अलग बुक्स अपना अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो है वो डीपी अग्रवाल सर ने बताया कि डीपी अग्रवाल सर ने ये बताया कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जो है किस काल की है, तो आंसर आपका होगा 2300 से 1750। डीपी अग्रवाल ने कब बताया? 1965 में। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे पहला हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पास कल्चर, कांस्युगीन सभ्यता। कांस्युगीन सभ्यता जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ये हुआ। तीसरा है सैंधव सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। मैं सारी चीजें अभी वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सैंधव, और सबसे बड़ी चीज नगरीय सभ्यता, टाउन कल्चर। टाउन कल्चर समझिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई, तो 1921 में दयाराम साहनी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। अभी इनके बारे में भी मैं बताता हूं कि किसकी मदद से ऐसा किए थे, लेकिन यहां पे लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हड़प्पा सभ्यता, अब एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो ठोस जानकारी, स्ट्रॉन्ग नॉलेज जो मिलती है, ठोस जानकारी जो मिलती है, वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू मिलता है, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के थ्रू मिलता है। अब पुरातात्विक का मतलब खुदाई से जो चीज प्राप्त हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहली बात इसके नाम पे हम डिस्कस करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्यों पड़ा भाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दिस कल्चर इज नोन एज हड़प्पास कल्चर। वाई? क्यों? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहला स्थान जहां पे खुदाई की गई और एविडेंस प्राप्त हुए, पुराने से पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए, वो कोई और नहीं, हड़प्पा स्थान था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थान जहां पे खुदाई की गई वो आपका हड़प्पा था। इस वजह से ये जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब एक बड़ी चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, मैं सारी चीजें क्लियर करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है, तो आंसर होगा इंडस, सिंधु नदी। आंसर होगा सिंधु नदी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान जहां पे खुदाई की गई, तो आंसर आपका होगा हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो एक बड़ी बात यह कि ये जो हड़प्पा है बच्चों, ये सिंधु नदी के किनारे नहीं है, बल्कि किस नदी के किनारे है, रावी नदी। ये एग्जाम में कई बार उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा जो कि अभी वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस नदी के किनारे हुआ, आंसर सिंधु नदी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान जहां पे खुदाई की गई, तो आंसर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, 1921, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ठोस प्रमाण, स्ट्रॉन्ग नॉलेज किसके थ्रू मिलता है, आंसर होगा पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू हमें इसके बारे में पता लगा। अब हम लोग बात करते हैं कांस्युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने नाम को ही डिस्क्राइब कर रहा है, नाम को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि कांस्युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्युगीन, विश्व में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो ब्रॉन्ज जो खोजा गया वो आपका हड़प्पा के लोगों द्वारा खोजा गया, यानी फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज वाज डिस्कवर्ड बाय हड़प्पास पीपल। पहली बार हड़प्पा के लोगों ने कांसे की खोज की, ठीक है। इस वजह से इस सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन उन्होंने अपने औजार और हथियार, औजार और उपकरण जो थे वो
जो है उसके लिए वो कांसा नहीं यूज किए, यानी औजार और उपकरण को बनाने के लिए वो कांसा नहीं यूज किए, तांबा यूज किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उपकरण औजार के लिए जिस एक पदार्थ का यूज किया था वो कौन सा था, तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा तांबा। अब एक मन मस्तिष्क में सीधी सी बात है कि क्वेश्चन का उठना स्वाभाविक है कि सर वो जब कांसा बना लिए थे तो तांबा क्यों यूज किए। तो इसके लिए मैं हूं ना, इसीलिए तो यही सब तो बताने के लिए आए हैं हम। सबसे बड़ी चीज कांसा जो है इसका रीजन क्या है, कांसा जो है वो दो पदार्थों का मिश्रण है। ये भी साइंस का एक क्वेश्चन तैयार होता है, तांबा और टिन। समझिएगा, मैंने ये कहा कि कांसा जो है तांबा और टिन दो पदार्थों का मिश्रण है। तांबा भारत में बहुत कम था, ठीक है, तांबा हम कह सकते हैं इन दोनों के मिलने से ये लोग कांसा बना दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमताएं तेज थी हड़प्पा के लोगों, यानी उस समय के लोगों का कितना बौद्धिक क्षमता तेज था कि वो जो है खोज कर लिए थे कांसा का। लेकिन यूज क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या, तांबा। रीजन क्या है कि यहां पे कहीं ना कहीं टिन बहुत कम था। समझिएगा, ये बताइए कांसा को बनाने के लिए किन दो पदार्थों का यूज किया जाएगा, तांबा और टिन। तो कम क्या है, टिन हमारे भारत में आज भी बहुत कम है और लगभग भारत का जो टिन का जो उत्पादन होता है वो झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा होता है। हम ये कह सकते हैं कि भारत टिन के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर है, हम इतना कह सकते हैं। और आज भी टिन जो है कहीं ना कहीं अगर प्राप्त होता है तो हम लोगों को एशियाई कंट्रीज जो हैं, मिड एशिया के जो कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया से, वहां ज्यादा हम लोग जो है प्राप्त करते हैं टिन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बताइए कि इन दोनों में कोई एक अगर कम होगा या नहीं होगा तो क्या कांसा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है। तो तांबा कह सकते हैं तांबा और टिन के सहयोग से या मिलने से कांसा तो बना लिए, लेकिन इनके पास टिन जो है बहुत कम था। जब टिन कम था तो इनकी मजबूरी क्या थी, अकेले तांबा यूज करना। मजबूरी होता है सर, मजबूरी ही सब कुछ सिखा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांसा बराबर तांबा और टिन बहुत कम था। टिन आज भी झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, इस वजह से इनकी मजबूरी थी तांबा। एक चीज और, तो अब मैं आपसे कहूं कि ये बताइए हड़प्पा सभ्यता की कुल्हाड़ी किसकी बनी थी, आंसर तांबा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का हर एक उपकरण तांबा का बनेगा, हर एक उपकरण कॉपर का बनेगा। ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट और वीपन मेड बाय कॉपर इन हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी उपकरण हैं वो सभी तांबे के बनेंगे। जितने भी उपकरण हैं, चम्मच, कुल्हाड़ी, लोटा, थाली, सब कुछ आपके जो है आपके तांबा के बनेंगे। क्योंकि टिन नहीं था, इस वजह से कांसा नहीं बन पाया। मैंने आपको रीजन बता दिया है। लेकिन एकमात्र चीज जो कांसा का बना था वो आपका क्वाइन होगा। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिखिएगा नोट करके। चलिए, अब हम लोग जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंधु घाटी। अब क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता में किस एक धातु का यूज किया जाता था, तो आंसर क्या होगा, तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र, यानी ये हम कह सकते हैं कांसे का यूज एकमात्र जगह हुआ, वो भी किसके लिए, सिक्कों के लिए। तो ये चीज़ें लिखना सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीज़ें मैं लिखूंगा। आइए लिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की समय सीमा 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। एडी था क्या, सॉरी, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। बीसी करिएगा, बिफोर क्राइस्ट, 2300 से 1750 बीसी। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी, आंसर सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, आंसर रावी नदी। तो वो सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। चलिए, अब एक नई चीज, हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कांसा बनाया था, कांसा की खोज किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बट यूज क्या किया, तो आंसर होगा कॉपर। सर कॉपर यूज किया। हम कह सकते हैं तांबा यूज किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपसे कहूं, ये बताइए कि जितने भी उपकरण हैं वो सब किसके बनेंगे, तांबा के। लेकिन कांसे का क्या बनेगा, क्वाइन। एकमात्र चीज जो बनेगा कांसे का, आंसर क्या होगा, क्वाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ब्रॉन्जेस। अच्छा ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है भैया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने विश्व में सबसे पहले कांसे की खोज किया, लेकिन यूज क्या किया, तांबा। मैंने आपको रीजन बता दिया। सैंधव सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा था, इस वजह से इसको सैंधव सभ्यता कहा जाता है। नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो रिवाज था, जो कल्चर जो था, वो एक टाउन के तरीके था, एक नगर के तरीके था, इस वजह से हम कह सकते हैं नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप हेडिंग जो लगाएंगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपियां, ये हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लिखिए मेरे साथ। अच्छा एक और क्वेश्चन अगर मैं इसमें अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे ये साइंस का क्वेश्चन बन जाता है, साइंस का, कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो तांबा है वो किसका मिश्रण है। तो तांबा जो है वो किसका मिश्रण है, तो जैसे एक क्वेश्चन बना ना कि कांसा किन दो पदार्थों का मिश्रण है, तो आंसर क्या होगा, तांबा और टिन। बट अगर मैं आपसे कहूं कि तांबा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी का एग्जाम में, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है और आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तांबा किन दो पदार्थों का मिश्रण है। तो बताइए, तो तांबा जो है वो आपका पीतल और जिंक का मिश्रण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा बता देते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सब क्वेश्चन रास्ते में मिल गए। अब पीतल और जिंक का है, तो इसको हम एक ट्रिक से पढ़ सकते हैं, ट्रिक, एक यूनिक ट्रिक है, पिताजी। अब ये ट्रिक का नाम है पिताजी, ट्रिक का नाम है पिताजी, मतलब पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा, यानी तांबा जो है पी और जी यानी पीतल और जिंक से मिलकर बना है, मतलब पिताजी, ये ट्रिक है। पिताजी, पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा, जी फॉर जिंक, यानी तांबा जो है पीतल और जिंक से मिलकर बना है। ये एक आया तरीका, आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बेहद इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, और यहां से मैं आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा। सारे क्वेश्चन जो भी हैं बच्चों अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ये हेडिंग है स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पाज कल्चर, हम ये कह सकते हैं स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पास कल्चर, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। चलिए आइए पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि। लिपि का मतलब होता है बच्चों स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है आद्यैतिहासिक काल में शामिल की गई है, और आद्यैतिहासिक काल क्या होता है, एक ऐसा समय जिसके बारे में हमको लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों ही भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे समय को हम लोग आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, आप मुझे ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्यादा जो जानकारी मिलता है वो लिखित साक्ष्य से मिलता है कि पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, तो आंसर होगा सर पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। तो लिखित साक्ष्य यानी हम कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य जानकारी देता है कि नहीं देता, नहीं देता, फिर भी इसका लिखित साक्ष्य अवेलेबल है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि, लिपि का मतलब होता है लिखावट, ध्यान से सुनिएगा, लिखित साक्ष्य, लिपि का मतलब क्या होता है, लिखावट। हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो दो लिपियों से मिलकर बना है, ब्राह्मी प्लस खरोष्ट, ब्राह्मी और खरोष्ट। एग्जाम में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किन दो लिपियों के संयोग से मिलकर बनी है, ब्राह्मी और खरोष्ट। अच्छा ये बताइए हड़प्पा सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता के लिपि को क्या पढ़ा जा सकता है, अपठनीय है, अपठनीय है,
अपठनीय है। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पास कल्चर वर अनडेसिफर्ड सो फॉर बिकॉज इट इज ओनली पिक्टोग्राफिकल फॉर्म नॉट इन रिटन फॉर्म। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि यह किसी लिखावट के रूप में नहीं है बल्कि पिक्टोग्राफिकल है। पिक्टोग्राफिकल का मतलब चित्र वगैरह बना हुआ है, इसकी वजह से दिस इज नॉट डेसिफर्ड, मतलब ये अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब अपठनीय है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि या लिखावट हम कह सकते हैं अपठनीय है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कितने लिपियों से मिलकर बनी है? आंसर क्या होगा? ब्राह्मी और खरोष्ट। 2019 का जो बिहार पीसीएस का जो प्री हुआ था उसमें यह पूछा गया कि एक ऐसी लिपि जो बाएं से दाएं चलती है, कौन सी लिपि है? ऑप्शन कई थे, ब्राह्मी, खरोष्ट, अरामेक, एटसोन, ऐसे कई ऑप्शन थे। बिहार पीसीएस का पेपर था और कई स्टेट पीसीएस में भी ऐसा पूछा गया है कि लिपियों की प्रकृति पूछता है कि कैसी लिखावट होती है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कि जो दो लिपियां हैं ब्राह्मी और खरोष्ट, हम कह सकते हैं जिनसे मिलकर जो बनी हैं, यानी ब्राह्मी और खरोष्ट से मिलकर हड़प्पा सभ्यता की लिपि बनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि वह कौन सी ऐसी लिपि है जो बाएं से दाएं चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है, तो आंसर होगा ब्राह्मी। बाएं से दाएं, इसका जो नेचर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है। बाएं से दाएं, तो अब याद करने का तरीका क्या है? बा से बाएं से, यानी ब्राह्मी बा से है तो यहाँ पे बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट। तो आप मुझे ये बताइए कि जब बाएं से दाएं ब्राह्मी है तो खरोष्ट का नेचर क्या होगा? खरोष्ट का जो नेचर होगा वो आपका होगा दाएं से बाएं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने जो है इसमें लिख दिए हैं, और ब्राह्मी बा है तो बाएं से दाएं, तो बचा क्या? खरोष्ट। खरोष्ट मतलब दाएं से बाएं, सीधी सी बात है। अब एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पे इन दोनों लिपियों से मिलकर लिपि तैयार हुई, और इस अब हड़प्पाई लिपि हम कह सकते हैं, हड़प्पाई लिपि। तो हड़प्पाई लिपि जो है, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि हड़प्पाई लिपि कितने लिपियों से मिलकर बनी, आंसर ब्राह्मी और खरोष्ट। एक ऐसी लिपि जो बाएं से दाएं चलती है, आंसर ब्राह्मी। एक ऐसी लिपि जो दाएं से बाएं चलती है, आंसर खरोष्ट। तो अब हड़प्पाई लिपि दो लिपियों से मिलकर बनी। हड़प्पाई लिपियों के जो नाम हैं वो 3 नाम हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे किसी के घर में 2-3 नाम होते हैं, किसी का कुछ और, किसी को कोई और भी बुलाता है, तो आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हड़प्पाई लिपि के 3 नाम हैं। पहला बास्त्रोफेदन, बास्त्रोफेदन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में भी यही होगा। हमारे जो इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर आप इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं, तो इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होगा, बास्त्रोफेदन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हलावर्त, हलावर्त, और नेक्स्ट है गौमूत्रिका। तो आप मुझे ये बताइए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं आपसे कहूं कि हड़प्पाई लिपि के नाम, तो तीनों नाम है, बास्त्रोफेदन, हलावर्त, गौमूत्रिका। हड़प्पाई लिपि कितने लिपियों से मिलकर बना है? तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा 2 लिपियों से मिलकर बना है, ब्राह्मी और खरोष्ट। ब्राह्मी बोले तो बाएं से दाएं, तो खरोष्ट बोले तो खरोष्ट आपका दाएं से बाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पाई लिपि के कितने नाम है? 3 नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बास्त्रोफेदन, हलावर्त, गौमूत्रिका। अब एक बड़ी चीज, हड़प्पाई लिपि पठनीय है कि अपठनीय है? जिसे पढ़ा नहीं जा सकता वो आपका हड़प्पाई लिपि है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये किसी फिगर फॉर्म में है, लिखित फॉर्म में नहीं है। इस वजह से इस लिपि को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब अगली हेडिंग हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। एक चीज और, हड़प्पाई लिपि अपठनीय है, मैंने आपको बताया। 3 नाम है, बास्त्रोफेदन, हलावर्त, गौमूत्रिका। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो हड़प्पाई लिपि में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IAS 2015 का क्वेश्चन, इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज रिटन हड़प्पास कल्चर, हड़प्पास स्क्रिप्ट। मतलब हड़प्पाई लिपि में लिखा गया अशोक का वह कौन सा अभिलेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देने के लिए बोलूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि नहीं, मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी शुरुआत ही किए हैं,
ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को बताया जाएगा। वो आंसर होगा येरागुडी अभिलेख। येरागुडी अभिलेख अशोक का है। वो सारी बातें हम लोग लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ इसको। चलिए, तो अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो हड़प्पाई लिपि में लिखा गया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? येरागुडी। येरागुडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येरागुडी अभिलेख। एक ही पॉइंट है, एकमात्र अभिलेख अशोक का जो हड़प्पाई लिपि में लिखा गया है। हड़प्पाई लिपि में लिखा गया है। ओनली वन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका is written which is written in हड़प्पास स्क्रिप्ट। आंसर क्या होगा? येरागुडी अभिलेख। येरागुडी अभिलेख, येरागुडी इंस्क्रिप्शन। इसका लोकेशन पूछता है तो आंसर, इसका लोकेशन जो होगा, इसका लोकेशन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा कल्चर का विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पास कल्चर। ये हम लोग नया हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा कल्चर का भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पास, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पास, हड़प्पास कल्चर का जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, भौगोलिक विस्तार। अगर एक मोटे मोटा बात करें कि जियोग्राफिकल एक्सटेंशन की, तो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ये आपकी हेडिंग रहेगी, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पा, ठीक है। इसको हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे। बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें रेज होते हैं, ध्यान दीजिए। आपके अपकमिंग लेखपाल, वीडियो, यूपीएसआई, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, वो सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और हमेशा की तरह इस कोरोना काल में अभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, और सदैव मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।